हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जयपुर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जेई CNW के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर NWR यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जयपुर डिवीज़न के अंतर्गत पेपर कंडक्ट हुआ था, जो कि जूनियर इंजीनियर CNW डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था। और यह पेपर 25% IAM कोटा के अंतर्गत कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में 8 जुलाई 2023 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था। इसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वो 100 रखे गए थे। इसके अलावा भी इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो पहले प्रश्न पूछे गए थे रिडक्शन ऑफ BP प्रेशर फॉर फुल सर्विस एप्लीकेशन इज, यानी जो फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए जो ब्रेक पाइप प्रेशर में जो हम रिडक्शन करते हैं तो वह कितने kg का हम ड्रॉप करते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जब भी हमें फुल सर्विस एप्लीकेशन में हमें BP प्रेशर को ड्रॉप करना हो तो हम 1 kg से लेकर 1.5 kg तक का प्रेशर हम ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर बात करें हम तो मिनिमम रिडक्शन के दौरान जो हम प्रेशर ड्रॉप करते हैं वो 0.5 से लेकर 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। वहीं सर्विस एप्लीकेशन में 0.8 से लेकर 1 kg तक का प्रेशर हम ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ H टाइप CBC, यानी H टाइप सेंटर बफर कपलर का जो हॉलिंग कैपेसिटी है वो कितने टन का होता है, तो 9000 टन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C सही उत्तर होंगे। इसके जो H टाइप CBC होती है वो मेनली LHB कोच के अंतर्गत यूज किए जाते हैं, जो कि एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स के साथ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो फ्री हाइट ऑफ ऑल नॉन AC ICF टाइप एक्सल बॉक्स स्प्रिंग, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो नॉन AC ICF टाइप एक्सल बॉक्स स्प्रिंग होते हैं उसका फ्री हाइट कितना होता है। तो नॉन AC जो कि हमारा 13 टन वाले एक्सल लोड कैपेसिटी वाले होते हैं, इसमें जो हमारा एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का यूज किया जाता है उसका फ्री हाइट जो होता है वो होता है 360 mm। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता AC कोच के लिए तो AC कोच के लिए जो एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का फ्री हाइट होगा वो 400 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉक्सन वैगन फिटेड विद कैसना बोगी एंड एयर ब्रेक सिस्टम व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स इज यूज्ड। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के बॉक्सन वैगन के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कौन से RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स का यूज किया जाता है उसके इंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए बॉक्सन वैगन का। तो बॉक्सन वैगन का अगर बात करें जो कि कैसना ट्रॉली के साथ फिटेड हो और एयर ब्रेक सिस्टम के साथ, तो उस केस में जो इसके इंस्ट्रक्शंस जो इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए होंगे वो G70 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होंगे वो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर होगा। उसके अलावा अगर बात करें हम G97 की तो यह फ्रेट स्टॉक की एयर ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड जो मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन होते हैं वो इसको इंडिकेट करते हैं G97। नेक्स्ट जो प्रश्न है एज पर न्यू कोच नंबरिंग स्कीम 3rd डिजिट विल इंडिकेट, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि नए नंबरिंग जो कोचिंग का हुआ है उसमें जो 3rd डिजिट्स जो है वो क्या इंडिकेट करता है, तो वो टाइप ऑफ कोच को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा
वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ नकल पिवट पिन, यानी नकल पिवट पिन का जो स्टैंडर्ड डायमीटर होगा वो कितने mm का होगा। तो स्टैंडर्ड प्रश्न में पूछे गए हैं तो यह 41.28 mm होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें, अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाता कि कितने mm तक यह परमिसिबल है, तो परमिसिबल के केस में यह 39.5 mm आपका उत्तर होता। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कंट्रोल रड डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक वैगन, यानी एयर ब्रेक वैगन के जो कंट्रोल रड यूज किए जाते हैं उसका डायमीटर यानी व्यास पूछा गया है। तो उसका व्यास होता है 32 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर, यानी जो एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर जिसका प्रयोग LHB कोचेज के अंतर्गत किया जाता है, इसका सबसे वीकेस्ट लिंक यानी कमजोर कड़ी क्या होता है। तो इसका सबसे वीकेस्ट लिंक होता है नकल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फैक्ट्री एक्ट 1968, यहाँ पर 1948 होना चाहिए। 1948 डज नॉट अप्लाई टू, यानी जो फैक्ट्री एक्ट 1948 में लाया गया था जो कि 1/1/1949 को इफेक्टिव में आया था, प्रभाव में आया था, तो किस पर अप्लाई नहीं होता था और किस पर अप्लाई होता था वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जब भी ये आया था फैक्ट्री एक्ट 1948, तो यह जो वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के जो स्टाफ है वो दोनों पर यह लागू होते थे, एप्लीकेबल होते थे। लेकिन जो लोको शेड है और जो C&W डिपो है, इस दोनों पर यह अप्लाई नहीं होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में जो पूछा गया है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 किस पर अप्लाई नहीं होंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट पर अप्लाई होते हैं, वर्कशॉप पर भी अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें अगर, तो यह लोको सेट पर अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विथ रेफरेंस टू स्टोर्स, यानी स्टोर के सापेक्ष में जो यूनिट कोड यूज किया जाता है 14, वो क्या इंडिकेट करता है। तो जब भी स्टोर के रेफरेंस में अगर यूनिट कोड यूज किया जाएगा तो उसके अलग अलग कोड के लिए अलग अलग इंडिकेट्स होते हैं। जिसमें अगर बात करें यहाँ पर 14 का यूनिट कोड के लिए इंडिकेट क्या करेगा वो पूछा गया है। तो यह क्विंटल को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो जो नंबर के लिए जो कोड होता है वो 01 होता है। किलोग्राम के लिए जो कोड यूज किया जाता है वो 13 यूज किया जाता है, और मेट्रिक टन के लिए जो यूज किया जाता है और 15 कोड यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन PL नंबर यानी प्राइस लिस्ट नंबर जो कि स्टोर के लिए, स्टॉक आइटम के लिए यूज किया जाता है, वो 8 डिजिट्स का होता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो 8 अंकों का हमारा PL नंबर दिया गया, इसमें जो 07 है वो क्या इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें हम, तो जो पहला 2 डिजिट्स होते हैं वो मेन ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। उसके बाद जो 3rd और 4th डिजिट्स वाले जो नंबर्स होते हैं वह सब ग्रुप को इंडिकेट करता है। उसके बाद फिर 5, 6, 7 जो डिजिट्स वाले होते हैं वह सीरियल नंबर को इंडिकेट करते हैं, और जो 8वां अंक वाला होता है वह चेक डिजिट्स को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर 07 जो है वो क्या इंडिकेट करेगा, वो 3rd और 4th पैलेस पर है। तो यह सब ग्रुप को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द MR प्रेशर ऑफ इंजन शुड बी, यानी जो मेन रिजर्वायर होते हैं इंजन का उसका प्रेशर कितना होना चाहिए। तो 8 से लेकर 10 kg के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द ज्वाइनिंग टाइम फॉर रेलवे फॉर एम्प्लॉयज व्हेन द डिस्टेंस ऑफ ओल्ड और न्यू ऑफिस इज मोर देन 1000 किलोमीटर। यानी ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि ज्वाइनिंग टाइम जो कर्मचारी को दिया जाता है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो ओल्ड और न्यू ऑफिस के बीच अगर डिस्टेंस 1000 किलोमीटर से अगर ज़्यादा हो, मोर देन हो, तो उस केस में उसे कितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम लीव प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होते हैं कि अगर 1000 से कम हो, 1000 लेस देन 1000 हो, तो उस केस में कर्मचारी को 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम लीव दिया जाता है। अगर वह 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के रेंज में अगर उसका ओल्ड और न्यू स्टेशन के बीच डिस्टेंस हो, तो उस केस में उसे 12 डेज यानी 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम लीव दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर वो उसका डिस्टेंस मोर देन 2000 किलोमीटर हो, तो उस केस में उसे 15 डेज का ज्वाइनिंग टाइम लीव दिया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया मोर देन 1000 किलोमीटर, तो यहाँ पर 1000 से लेकर 2000 के बीच अगर डिस्टेंस अगर हो, तो उस केस में ज्वाइनिंग टाइम लीव 12 दिन का दिया जाता है कर्मचारी को। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हु कैन ट्रैवल इन फर्स्ट एसी विथ प्रिविलेज पासेज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन है जो प्रिविलेज पासेज के साथ फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर्स हो या सीनियर स्किल ऑफिसर या जूनियर स्किल ऑफिसर्स, ये सारे फर्स्ट एसी के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें कुछ के लिए होता है कि डिफरेंस पेयर के लिए भी एलिजिबल होते हैं, तो उस केस में यहाँ पर ऑल के लिए जा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या होना चाहिए सही उत्तर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, अनलेस अदरवाइज इंस्ट्रक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द जनरल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब तक कोई स्पेशल या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया हो, तो जनरल जो ऑर्डर होता है प्रेसिडेंस का जो फॉलोइंग ट्रेन्स का, वो क्या होना चाहिए अगर स्पेशल केस में अगर कोई परमिटेड नहीं किया गया हो। तो उस केस में सबसे पहले हम ART और ARME को एक्सीडेंट साइड से हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पर हमारा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम प्रेसिडेंशियल या VIP स्पेशल को हम ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर पर इसको रखेंगे। फिर उसके बाद शताब्दी या सुपरफास्ट जो ट्रेन्स होते हैं तो उसको रखा जाता है। फिर सब अर्बन ट्रेन जो होते हैं पीक रश आवर्स के लिए, तो उसको हम रिफ़र करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 3rd to 1-4, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द ऑस्किलेशन अलोंग वाई एक्सिस इन रोलिंग स्टॉक इज कॉल्ड एज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि रोलिंग स्टॉक में जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग में जो ऑस्किलेशन होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो आप जानते हैं कि वाई एक्सिस में हमारा 2 तरह के, एक रोटेशनल और एक हमारा लीनियर ऑस्किलेशन होता है। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न में यह मेंशन नहीं किया गया है कि यह लीनियर है या रोटेशनल ऑस्किलेशन हो रहा है। तो इस केस में हम यहाँ पर हम ऑप्शन से देखेंगे कि लीनियर मोशन में हमारा उसे हम लेटरल के नाम से जानते हैं, और जो हमारा रोटेशनल ऑस्किलेशन होता है उसमें हम पिचिंग के नाम से जानते हैं। वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर ऑस्किलेशन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में वाई एक्सिस के लिए बोला गया ऑस्किलेशन, तो पिचिंग ऑप्शन में दिया गया है, लेटरल कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि वाई एक्सिस में हमारा ऑस्किलेशन 2 तरह के होते हैं, लीनियर होते हैं जिसको हम लेटरल बोलते हैं, और जो हमारा रोटेशनल ऑस्किलेशन होता है उसे हम पिचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फॉर अ 13 मीटर लेंथ रेल जॉइंट्स फॉर अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर फॉर फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज इज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि
13 मीटर लंबे रेल जॉइंट्स के लिए स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर से हो तो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो फोर्सिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा वह हमारा 1.07 हो जाएगा अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर 80 kmph पर अगर होगा तो उस समय जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी होगा वह 1.71 हो जाएगा। वहीं अगर 100 kmph से अगर उसका स्पीड हो तो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी जो होगा वह 2.14 होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रखें कि जब हमारा 50 kmph से होगा तो 1.07 फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी होगा, 80 के स्पीड से होगा तो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी हमारा 1.71 हो जाएगा, और 100 kmph की अगर स्पीड से अगर होगा तो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी हमारा 2.14 होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सॉफ्टिंग हीट ट्रीटमेंट इज डन टू। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हीट ट्रीटमेंट सॉफ्टिंग जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है जो हमारा स्ट्रेंथ है और हार्डनेस है उसको रिड्यूस करने के लिए, और जो हमारा रेसिडुअल स्ट्रेस होता है उसको रिमूव करने के लिए, डक्टिलिटी को रीस्टोर करने के लिए, साथ ही साथ टफनेस को भी रिड्यूस किया जाता है, और जो रिफाइन गेन साइज होता है उसको भी रिफाइन किया जाता है गेन साइज को। यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द वेट ऑफ कैसनव 22 NLM बोगी, यानी यहाँ पर जो कैसनव 22 NLM बोगी का प्रयोग किया जाता है उसका वेट कितना होता है। तो उसका वेट होता है 5.125 टन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द राइडिंग इंडेक्स एंड द पैसेंजर कंफर्ट्स। यहाँ पर बोला कि जो राइडिंग इंडेक्स और पैसेंजर कंफर्ट्स के बीच रिलेशन क्या होगा वो यहाँ पर पूछा गया है जा रहा है। तो चूँकि आप जानते हैं कि जो LHB कोच होते हैं उसका राइडिंग इंडेक्स 2.5 से लेकर 2.75 के रेंज में होते हैं, वहीं ICF कोचेज के केस में यह 3.5 तक अप्रॉक्स होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जिसका राइडिंग इंडेक्स वैल्यू कम होता है उसका कंफर्ट्स ज़्यादा होता है, और जिसका राइडिंग इंडेक्स का जो वैल्यू है वो मोर देन होता है तो उसका कंफर्ट्स कम होता है। तो इस केस में अगर बात करें हम यहाँ पर तो ऑप्शन दिया गया है कि जितना हमारा राइडिंग इंडेक्स बेहतर होगा, तो यहाँ पर बेहतर जो है राइडिंग इंडेक्स हमारा LHB कोचेज का है, तो इसमें कंफर्ट्स भी हमारा ज़्यादा अच्छा होगा मुकाबले ICF कोच के मुकाबले में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द HP रेटिंग ऑफ मेन इंजन ऑफ 140 टन क्रेन, यानी 140 टन क्रेन के जो मेन इंजन का HP रेटिंग क्या है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो HP रेटिंग जो है 140 टन क्रेन का वो है 390 HP, यानी 390 HP। ऑप्शन नंबर 290 HP। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द मॉडिफाइड स्प्रिंग नेस्ट अरेंजमेंट ऑफ कैसनव बॉक्सेन HS 22.9 टन M1 वर्जन एक्सल लोड इन आउटर इनर और स्नबर फॉर्मेट्स। यहाँ पर जो हम कैसनव बॉक्सेन HS 22.9 टन वाले M1 वर्जन का जो ट्रॉली का प्रयोग करते हैं उसमें मॉडिफाइड स्प्रिंग अरेंजमेंट का प्रावधान किया गया है, जिसमें हम आउटर स्प्रिंग 7 की संख्या में, इनर भी 7, और जो स्नबर का यूज करते हैं वह 2 की संख्या में यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, बी शुड रिजेक्ट द एक्सल इफ द डेप्थ ऑफ नोच ड्यू टू रबिंग एक्शंस MPR रिजेज टू। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एक्सल को कब हम रिजेक्ट करना चाहिए, जब नोचेज का डेप्थ
कितने mm तक हो जाएगा ड्यू टू रबिंग एक्शन ऑफ MPR, MPR के एक्शन के रबिंग के कारण पहुंच जाएगा। तो उस केस में जब 5 mm से ज़्यादा अगर डेप्थ अगर पहुंच जाता है तो हम व्हील एक्सल को हम सर्विस से हटाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 mm। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन द नोमेनक्लेचर ऑफ फिलेट वेल्ड, यानी फिलेट वेल्ड के नोमेनक्लेचर में नोमेनक्लेचर हमारा डिनोट किया गया है। तो इसमें जो एक्स लिखा गया है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सारे के लिए हमारा नाम दिया गया है कि इसमें हमारा टॉय, ई कन्वेक्स, फी फ्लैट, टॉय, कन्वे और रूट है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर हमें एक्स से डिनोट कर दिया गया, तो इस वाले पोर्शन का हमारा नाम जो होगा वो पेनिट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पेनिट्रेशन। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फीबा एक्टिवेट्स इफ प्रेशर इन एनी वन ऑफ द बेल्लोज और बोथ द बेल्लो इन सेम बोगी रीचेज टू। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो फेलियर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होते हैं फीबा, वो कब एक्टिवेट होगा जब प्रेशर एक वेल्लो का या दोनों बोल्लो का सेम बोगी में अगर प्रेशर रीच करता है 1 ± 0.1 kg से ज़्यादा अगर वह रीचेज करता है तो उस केस में हमारा फीबा इंडिकेट एक्टिवेट हो जाएंगे और वह हमें हिसिंग साउंड के रूप से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अमोंग कॉजेज डेट में लेड टू हॉट क्रैक डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग। यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं होगा, नॉट अमोंग द कॉज डेट मेड लेड टू हॉट क्रैक डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग में वह हॉट क्रैक का कारण नहीं बनेगा। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा यह कारण नहीं बन सकता है। तो हमारा जो हाई रेसिडुअल स्ट्रेस इन वेल्ड मेटल है यह हमारा हॉट क्रैक का कारण बन सकता है, जबकि टू हाई वेल्डिंग करंट जो है वो भी कारण बन सकता है। लो वेल्ड डक्टिलिटी भी है, ये भी हमारा कॉज बन सकता है हॉट क्रैक्स का वेल्डिंग्स में। जो चौथा हमारा है हाइड्रोजन पिकअप ड्यूरिंग वेल्डिंग, ये हमारा कारण नहीं बन सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, टोटल वोलाटाइल सॉलिड्स यानी TVS लिमिट्स फॉर इफ्लुएंट टेस्टिंग ऑफ बायोटॉयलेट्स, यानी जो बायोटॉयलेट्स के टेस्टिंग, जो इफ्लुएंट्स की टेस्टिंग की जाती है उसमें जो TVS यानी टोटल वोलाटाइल सॉलिड्स के लिमिट्स होता है वो कितना होता है। तो उसकी अगर लिमिट्स की अगर बात करें हम यहाँ पर तो वो हो जाता है लेस देन 500 mg पर 100 ml। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, द पे लोड और ग्रॉस लोड फॉर बॉक्सन HL वैगन, यानी बॉक्सन HL वैगन के लिए जो पे लोड और ग्रॉस लोड होगा वो कितना होगा। तो पे लोड जो होता है बॉक्सन HL का वो 71 टन और ग्रॉस लोड होता है वो 91.6 टन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द पे लोड ऑफ बॉक्सन HL इज मोर देन अ बॉक्सन HH वैगन, द वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ बॉक्सन HL इज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि चूँकि जो बॉक्सन HL का पे लोड है वो बॉक्सन HH से ज़्यादा है, तो इस केस में जो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी होगा बॉक्सन HL का वो बॉक्सन HH के मुकाबले में कम होगा, ज़्यादा होगा या बराबर होगा, क्या होगा, वो प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो बॉक्सन HL में हमारा जो पे लोड होता है वह 71 टन होता है, जबकि बॉक्सन HH में जो पे लोड होता है वो होता है 58.08 टन होता है। इस केस में आप देख पा रहे हो कि बॉक्सन HL का पे लोड बॉक्सन HH के मुकाबले में ज़्यादा है, जबकि वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी की अगर बात करें तो जो बॉक्सन HL का वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी होता है वह 61.8
0.05 मीटर क्यूब होता है, जबकि बॉक्स एंड एचएस का 56.29 मीटर क्यूब होता है। तो इस मुकाबले में भी जो बॉक्स एंड एचएल का जो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी होते हैं वो बॉक्स एंड एचएस के मुकाबले में ज़्यादा होता है, यानी मोर देन होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोर देन डेट ऑफ अ बॉक्स एंड एचएस वैगन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, द चेंज ओवर लीवर ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स is to be set in load position to ensure correct brake power according to the gross with respect when the gross weight, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ग्रॉस वेट व्हेन द ग्रॉस वेट इज, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एम्प्टी लोडेड डिवाइस जो लगे होते हैं हमारे कन्वेंशनल वैगन के अंतर्गत एम्प्टी और लोडेड डिवाइस को एडजस्ट करने के लिए, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो लीवर लगा है उसको हम चेंज करने के लिए, सेट करने के लिए लोडेड पोजीशन में कब इंश्योर करेंगे कि उसको ब्रेक पावर सही एडजस्ट रूप से हमें इंश्योर करना है और उसको लोडेड कंडीशन में हमें रखना है। तो जब भी हमारा जो ग्रॉस वेट है वह 42 टन या उसके एभव अगर रीच करता है तो उस केस में जो हमारा लीवर है उसको हम लोडेड पोजीशन में रखेंगे। जिसमें अगर बात करें यहाँ पर जो हमारा लीवर लगा होता है, येलो जो होता है वो हमारा एम्प्टी को इंडिकेट करता है, जबकि जो ब्लैक कलर से जो हमारा पेंटेड होता है वो हमारा लोडेड कंडीशन को इंडिकेट करता है। जब भी यह 42.5 टन या एबव ग्रॉस वेट अगर इंक्रीज करता है वैगन्स की, तो उस केस में हम इसको लोडेड कंडीशन में लीवर को रखेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्मोक और फायर डिटेक्शन एंड द फायर सप्रेशन सिस्टम आर जनरली फिटेड इन विच टाइप ऑफ कोचेज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा स्मोक या फायर डिटेक्शन या फायर सप्रेशन सिस्टम होते हैं वो जनरली किस प्रकार के कोचेज में फिटेड होते हैं। तो वह पावर कार्स और जो पेंट्री कार्स होते हैं उसमें मेनली वह जनरली वह फिटेड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ बीटीपीएन वैगन, यानी बीटीपीएन वैगन का जो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है वो कितना होगा, तो वो होगा 70.4 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर की बात करिए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर, द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन अ LWA-CCN एंड अ LWS-CZ-AC कोचेज आर गिवन एज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा LWA-CCN कोचेज है और जो हमारा LWS-CZ-AC कोचेज है उसमें ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर मैक्सिमम कितना होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो हमारा CZ वाले जो होते हैं चेयर कार वाले या जो हमारा 3 टियर वाले कोचेज होते हैं, सारे में हमारा जो LHB कोचेज के ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर होता है वो 3 kg तक मैक्सिमम जाता है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन बोथ कोचेज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बीच द मोड ऑफ पैसेंजर कंप्लेंट्स रजिस्टरिंग एंड रिड्रेसल, यानी जो पैसेंजर कंप्लेंट्स रजिस्टरिंग और रिड्रेशन के लिए मोड कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें COMS यानी कंप्लेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट एक्शन इज नॉर्मली टू बी टेकन when the air bellow of air spring are found in deflated condition during rolling in examination। यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या एक्शन लेना चाहिए नॉर्मली जब एयर बेल्लो एयर स्प्रिंग का डिफ्लेटेड पोजीशन में पाया जाता है रोलिंग एग्जामिनेशंस के दौरान, डिफ्लेटेड कंडीशन में पाया जाता है। तो उस दौरान जो कोचेज को हम 60 kmph पर अलाउ करेंगे विथ स्कॉटिंग स्टाफ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे।
नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द साइलेंट फीचर्स ऑफ अ BTFLN वैगन्स फ्रॉम एमोंग द फॉलोइंग आर। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा BTFLN वैगन जो यूज किया जाता है उसका साइलेंस फीचर्स हमारा नीचे दिया गया है, इसमें कौन सा साइलेंस फीचर्स हमारा करेक्ट होंगे वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें BTFLN वैगन की, तो यह जो BTPN वैगन होते हैं जिसमें हमारा फ्रेम लगा होता है, तो इसमें उसी को मॉडिफाइड करके हमारा फ्रेमलेस जिसमें फ्रेम नहीं होता है तो उसको BTFLN वैगन के तौर पर हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर इट इज़ अ फ्रेमलेस बोगी टैंक वैगन, ये हमारा सही होगा। सेकेंड है यह स्टेंटर सेंटर स्टील सील के साथ होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो इसमें कोई भी सेंटर नहीं होता है, तो इसमें कोई भी सेंटर स्टील की बात नहीं होगी, तो यहाँ पर हमारा ये गलत हो जाएगा। थर्ड है ट्रैक्टिव एंड बफिंग फोर्सेज आर टेकन अप बाय द बैरल इटसेल्फ। यहाँ पर ये सही स्टेटमेंट है कि जो ट्रैक्टिव या बफिंग फोर्सेज होता है वो बैरल के द्वारा इटसेल्फ स्वयं ही लिया जाता है, तो यह BTFLN के केस में सही होगा। साथ ही साथ जो पेयर टू टीयर रेशियो का टीयर का वेट का जो रेशियो है वो इम्प्रूव्ड किया गया है, ये भी है सही बात है कि जो हमारा BTPN में पहले 2 का रेशियो आता था वो इंक्रीज करके या 2.45 का रेशियो आता है, पे से लेकर जो हमारा टीयर बेड का रेशियो होता है उसमें इंक्रीज हो गया है, तो इस केस में भी यह इम्प्रूव हुआ, तो ये हमारा चौथा वाला भी सही हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें इंक्रीज वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ओवर BTPN वैगन, यानी जो BTPN वैगन का जो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अगर बात करें हम यहाँ पर तो जो BTPN का वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है वो है 70.4 मीटर क्यूब है, जबकि BTFLN की अगर बात करें यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी की तो वह 76 मीटर क्यूब है। तो यहाँ पर हम बात करें तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही था। सेकेंड जो सेंटर सील है इसमें कोई सेंटर होता ही नहीं है, 16 बार नहीं होते हैं, तो इस केस में यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड हमारा सही है, फोर्थ भी सही है और फिफ्थ भी सही है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो ऐसा ऑप्शन हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में 1, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। एलॉय यूज्ड इन साइड वाल्व, इंड वाल्व और रूफ इज एन LHB कोच आर एज अंडर, यानी LHB कोचेज के लिए जो साइड वाल्व, इंड वाल्व और रूफ के लिए जो एलॉय यूज किया जाता है मिश्र धातु वो कौन सा है। तो यहाँ पर हम बात करें साइड वाल्व के लिए, तो साइड वाल्व के लिए और इंड वाल्व के लिए हमारा फेरेटिक स्टील का यूज किया जाता है, जो कि हमारा SS409M के तौर पर भी जाना जाता है। जबकि वहीं बात करें हम रूफ के लिए, तो रूफ के लिए जो एलॉय यूज किया जाता है वह ऑस्टेनिटिक स्टील का प्रयोग किया जाता है, जो कि SS304 के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में ऐसा मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रेशर स्विच एक्टिवेट्स द WSP ऑफ फैबली मेक WSP सिस्टम, यानी जो हमारा फैबली मेक WSP सिस्टम होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम, उसमें प्रेशर स्विच कब एक्टिवेट होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो चूंकि आप जानते हैं कि 2 तरह का मेनली हमारा प्रेशर स्विच कंपनी का यूज किया जाता है, एक हमारा है फैबली, तो फैबली के केस में जो प्रेशर स्विच एक्टिवेट होंगे जब हमारा FP का प्रेशर 1 पॉइंट से लेकर 1.7 kg के बीच अगर रीचेज करता है तो उस केस में हमारा यह एक्टिवेट हो जाएगा। जबकि वहीं अगर बात करें नॉर ब्रेमसे की, तो इस केस में हमारा BP पाइप प्रेशर की रिक्वायरमेंट होता है, और इसमें अगर प्रेशर 0.2 से लेकर 0.5 तक पहुंचता है तो उस केस में इसका प्रेशर स्विच एक्टिवेट होंगे। लेकिन प्रश्न में हमें फैबली का पूछा गया था, तो 1.2 से लेकर 1.7 तक हमारा FP का प्रेशर अगर रीचेज करता है
तो इस केस में हमारा प्रेशर स्विच एक्टिवेट होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1.5 से लेकर 1.7 तक, यहाँ पर 1.2 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो एंकर लिंक्स इन एन आईसीएफ बोगी, यानी आईसीएफ बोगी में जो एंकर लिंक होते हैं वह साइलेंट ब्लॉक और जो हमारा ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग फोर्स होते हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ये भी सही हो जाएगा। सेकेंड अगर बात करें तो कैन स्वीवेबल यूनिवर्सली एंड प्रोवाइड्स डैम्पिंग टू ब्लस्टर, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूनिवर्सली वह स्वीवेबल होते हैं और डैम्पिंग ब्लस्टर को डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बोथ ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा जो हमारा एंकर लिंक्स है वह फिटेड होते हैं विथ साइलेंस ब्लॉक के साथ और वह ब्लस्टर और बोगी ट्रांसम के बीच कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फंक्शन ऑफ एक्सल गाइड्स, यानी आईसीएफ कोचेज के जो एक्सल गाइड्स होते हैं उसका फंक्शन क्या है। तो उसका फंक्शन है कि जो आईसीएफ कोचेज में हमारा जो एक्सल बॉक्स गाइड है उस बोगी फ्रेम के वो लेटरली और लॉन्गिट्यूडनली वो गाइड करता है। साथ ही साथ आईसीएफ कोचेज में वह ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग फोर्स जो होते हैं बोगी फ्रेम और एक्सल बॉक्स के बीच उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। साथ ही साथ आईसीएफ कोचेज में वह एक्ट करता है सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक्स वर्टिकल शॉक एब्जॉर्बर्स के तौर पर फॉर प्राइमरी स्प्रिंग के लिए। साथ ही साथ फिएट बोगी में जो हमारा एक्सल गाइड्स होते हैं वो हमारा फ्रेम और एक्सल के बीच जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो प्रोवाइड करने का कंट्रोल का काम करते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द परमिसिबल वैल्यू ऑफ ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी एज गिवन इन द टेबल बिलो आर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा परमिसिबल वैल्यू है यहाँ पर हमारा देखा गया है कि व्हील डायमीटर्स में, तो इस केस में हमारा कितना कितना परमिसिबल होगा वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 4 वैगन के लिए और 4 कोच के लिए मेंशन किया गया है, ऑन द सेम एक्सल, ऑन द सेम ट्रॉली, ऑन द सेम बैग। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो वैगन के लिए कैपिटल ए है सेम एक्सल के तौर पर। तो सेम एक्सल में हमारा जो मेंशन किया गया है वो 0.5 mm कोचेज और वैगन के लिए दोनों के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन देखेंगे तो तीनों में हमारा 0.5 mm पर एक्सल के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर सेकेंड हम कैपिटल बी और स्मॉल बी के कंडीशन में अगर देखेंगे तो वो सेम ट्रॉली में व्हील डाया के लिए परमिसिबल परमिट किया गया है। तो इसमें अगर बात करें हम वैगन के केस में तो वह 13 mm तक अलाउबल होते हैं, जबकि कोचेज के केस में यह 5 mm तक जो अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे अगर तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा मेंशन किया गया है कि 30 mm हमारा सेम ट्रॉली पर, जबकि कोचेज में हमारा 5 mm है। फिर वहीं अगर बात करें सेम वैगन में हमारा 25 mm परमिट होते हैं, जबकि कोचेज में सेम कोचेज में हमारा 30 mm तक परमिट होते हैं। यहाँ पर ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द कॉपर बैंड मार्किंग प्रोवाइड्स ऑन फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग ऑफ एलएचबी बोगी इंडिकेट्स, यानी जो यहाँ पर बताया गया है कि एलएचबी बोगी स्प्रिंग में फ्लेक्सी जो कॉइल स्प्रिंग है उस पर कॉपर बैंड मार्किंग है वो क्या प्रोवाइड करवाता है। तो कॉपर बैंड होते हैं वो स्प्रिंग के लेंथ को प्रोवाइड करवाता है कि वो अंडर टेस्ट लोड में और जो अलाइनमेंट होता है वैल्यू वो कितना होगा उसको वो रिप्रेजेंट करता है कॉपर बैंड। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग अंडर टेस्ट लोड एंड द वैल्यू ऑफ द अलाइनमेंट डेविएशन। ऑप्शन नंबर बी जो या कॉपर बैंड जो कॉइल स्प्रिंग का होते हैं वो इसको रिप्रेजेंट करता है।
जबकि जो हमारा जो पॉजिटिव डायरेक्शन और ऑफ द अलाइनमेंट डेविएशन, जो अलाइनमेंट डेविएशन का जो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है वो इंडिकेट करता है, वो करता है एल्युमिनियम बैंड जो होते हैं वो इसको इंडिकेट करता है, जबकि कॉपर बैंड हमारा लेंथ ऑफ स्प्रिंग को टेस्ट लोड कंडीशन में उसको रिप्रेजेंट करता है। जबकि अगर बात करें जो मंथ और ईयर और रनिंग सीरियल नंबर्स होते हैं वो हमारा फ्लैट पोर्शन में जो स्टैंपिंग लगे होते हैं उसको यह इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कॉपर बैंड मार्किंग के केस में। नेक्स्ट जो प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, द परमिसिबल डिफरेंस बिटवीन अलाइनमेंट डेविएशन ऑफ आउटर स्प्रिंग एंड इनर स्प्रिंग्स फॉर सेकेंडरी स्प्रिंग्स ऑफ एलएचबी, यानी एलएचबी कोचेज के जो सेकेंडरी स्प्रिंग्स होते हैं उसके आउटर स्प्रिंग्स और इनर स्प्रिंग्स का जो अलाइनमेंट डेविएशन है परमिसिबल परमिट्स के तौर पर वो कितना एमएम है। तो यहाँ पर इनर स्प्रिंग और आउटर स्प्रिंग जो हमारा सेकेंडरी क्वाइल स्प्रिंग के तौर पर यूज किया जाता है, तो उस केस में अगर बात करें हम तो आउटर स्प्रिंग में हमारा 4 mm तक हमारा परमिट होता है, जबकि जो हमारा इनर स्प्रिंग है उसका जो परमिशन है वो 8 mm तक परमिट करते हैं हम वेरिएशन जो डिविएशन है। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन एलएचबी ब्रेक एक्सलेटर स्टॉप्स वेंटिंग व्हेन बीपी प्रेशर रीचेज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एलएचबी कोचेज में ब्रेक एक्सलेटर जो कि ब्रेक पाइप से कनेक्टेड होते हैं वो वेंटिंग करना कब स्टॉप करते हैं, जब प्रेशर 2.5 से लेकर 1.5 kg के बीच अगर रेंज में होता है तो ब्रेक एक्सलेटर हमारा वेंटिंग करना रुक जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो ए जी क्लास एक्सीडेंट इज रिपोर्टेड टू हैव अकर्ड इफ देयर इज, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जे क्लास एक्सीडेंट्स जो होते हैं वह रिपोर्ट किया जाता है जब कौन सा घटना यहाँ पर घटित होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो जब भी हमारा जे क्लास एक्सीडेंट्स में हमारा फेलियर ऑफ इंजन या रोलिंग स्टॉक आता है, इसमें हमारा फेलियर ऑफ रोलिंग स्टॉक सच एज फेलियर ऑफ टायर्स व्हील्स एक्सल्स etc ऑन पैसेंजर कैरिंग ट्रेन्स। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा सी इसका सही उत्तर होगा, यानी जो जी क्लास एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारा फेलियर ऑफ इंजन और रोलिंग स्टॉक को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द स्पीड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ सी क्लास ओडीसी, यानी सी क्लास ओडीसी के लिए जो स्पीड मूवमेंट जो हमारा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो कितने रूप से परमिट किया जाता है। तो जो हमारा स्पीड रिस्ट्रिक्शन होता है सी क्लास ओडीसी के लिए तो यह केवल डे लाइट में चला जाता है और 25 kmph से रन किया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन में मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नन। नेक्स्ट जो प्रश्न है, डुप्लेक्स चेक वाल्व परमिट्स एयर फ्लो इनटू एयर बेलो इन आइदर डायरेक्शन व्हेन द प्रेशर डिफरेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डुप्लेक्स चेक वाल्व है वो परमिट करता है एयर फ्लो को इनटू एयर बेलो इन द आइदर डायरेक्शन व्हेन द प्रेशर डिफरेंस, जब भी वो इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा प्रेशर डिफरेंस, तो उस केस में जो हमारा डुप्लेक्स चेक वाल्व है वो एयर फ्लो को बेलो के अंतर्गत परमिट करेगा। तो उस दौरान जब हमारा प्रेशर 1.5 प्लस माइनस 0.1 या उससे ज़्यादा अगर होता है डिफरेंस, तो उस केस में वो एक बेलो से दूसरे बेलो तक डुप्लेक्स चेक वाल्व एयर को फॉलो करने के परमिशन देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मोमेंट टाइम एंड एस्कॉर्टिंग स्टाफ स्टिपुलेशन फॉर द मोमेंट ऑफ ए क्लास ओडीसी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मोमेंट टाइम होता है एस्कॉर्टिंग स्टाफ स्टिपुलेशंस फॉर द मोमेंट ऑफ ए क्लास ओडीसी के लिए वो होता है डे और नाइट दोनों के दौरान हम एस्कॉर्टिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट
यहाँ पर मूवमेंट हम ए क्लास ओडीसी के कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो स्कॉटिंग स्टाफ होते हैं उसको पाबंदी, इसमें स्कॉटिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो मूवमेंट होता है ए क्लास ओडीसी का वो डे और नाइट दोनों के दौरान होता है। साथ ही साथ स्कॉटिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट हमारा नहीं होता है इसके अंतर्गत। यहाँ पर कुछ इमेजेस दिए गए हैं जिसमें हमारा इसमें मैच कराना है कि कौन सा हमारा किससे यह मैच कर रहा है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ये वाला पोर्शन, जो फर्स्ट वाला पोर्शन दिया गया है वो हमारा नक्कल को इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड वाला जो पोर्शन है वो हमारा लॉक लिफ्टर को इंडिकेट करता है। ये हमारा जो थर्ड वाला पोर्शन है वो हमारा लॉकिंग पीस को इंडिकेट कर रहा है, जबकि फोर्थ वाला पहले से वो हमारा कपलर को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को मैच कराने के लिए चलेंगे अगर, तो पहले नंबर पर हमारा जो था वह नक्कल को इंडिकेट कर रहा था। तो नक्कल वाले दो ऑप्शन में है हमारा बी और सी में, तो फर्स्ट और डी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हमारा सेकेंड वाले में हमारा लॉक लिफ्टर था, तो लॉक लिफ्टर हमारा केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाला जो पोर्शन इमेज था वो हमारा नकल को इंडिकेट कर रहा था, सेकंड वाले लॉक लिफ्टर्स को, थर्ड वाले हमारा लॉकिंग पीस को, और फोर्थ वाले जो हमारा इमेजेस था वो हमें कपलर को इंडिकेट कर रहा था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा पहला वाला है वो नक्कल, सेकेंड वाला है हमारा लॉक लिफ्टर, थर्ड वाला पोर्शन हमारा है वो लॉकिंग पीस, और फोर्थ वाला हमारा कपलर को इंडिकेट कर रहा है। तो इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, विच होल इज टू बी यूज्ड फॉर ब्रेक गियर एडजस्टमेंट इन फ्रेट स्टॉक इन द इफ द व्हील डायमीटर इज बिटवीन 943 टू 925। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा व्हील एडजस्टमेंट किया जाता है, ब्रेक गियर का एडजस्टमेंट फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत होल के लिए, तो वह व्हील डायमीटर जब हमारा 943 से लेकर 925 mm के बीच होगा, तो उस दौरान हमारा जो होल का एडजस्टमेंट है वो किस होल में रखा जाएगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो टोटल हमारा 5 होल के तौर पर यूज किया जाता है, तो जिसमें हमारा अगर बात करें तो 18 mm के अंतराल पर हमारा होल को चेंज किया जाता है। तो हमारा अगर बात करें तो 1000 से लेकर 982 तक अगर होता है तो हम ए होल में पुट करते हैं। फिर हमारा अगर बात करें 981 से लेकर हमारा अगर 963 के बीच होता है तो हम बी होल में इसको रखते हैं। वहीं 962 से लेकर 944 के रेंज के अगर बीच होता है हमारा तो इसे हम सी होल में रखते हैं। फिर अगर बात करें 943 से लेकर अगर हमारा 925 के बीच होता है तो हम इसे डी होल में रखते हैं। फिर अगर बात करें हम 924 से लेकर 906 mm के रेंज में हमारा होता है अगर, तो इसे हम ई होल में एडजस्ट करते हैं ब्रेक गियर एडजस्टमेंट को। तो यहाँ पर हमें 943 और 925 का पूछा गया था, तो यह डी होल में हम रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होल में पुट करेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, द स्टेप्स टू प्रॉपरली ऑपरेट्स अ फायर एक्सटिंग्विशर्स आर गिवन बिलो। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या स्टेप्स प्रॉपरली होना चाहिए जिससे हम फायर एक्सटिंग्विशर्स को ऑपरेट कर सके। तो जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया सीक्वेंस में, इसमें असेंबल हमें करना है करेक्ट सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हम जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसके जो पिन होता है उससे हम पुल करते हैं। तो यहाँ पर हम पुल द पिन करेंगे, तो पहला नंबर जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा पहला हो जाएगा। सेकेंड जो होता है कि जैसे ही हम पुल करते हैं पिन को फायर एक्सटिंग्विशर्स के, तो हम एम करते हैं कि जहाँ पर हमारा फायर्स का बेस हो उस तरफ हम नोजल को एम करें, टारगेट करें। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में ऐसा मेंशन किया गया है, एम द एक्सटिंग्विशर्स
ऑफ नोजल एट द बेस ऑफ द फायर। तो यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन हमारा होगा वो सेकेंड हमारा सीक्वेंस में आएंगे। फिर उसके बाद जैसे हम एम करेंगे तो उसके बाद हम हैंडल को प्रेस या स्क्वीज करेंगे, जिससे हमारा गैसेज बाहर आएगा और आग बुझाने का काम करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ऐसा मेंशन किया गया है, स्क्वीज हैंडल एंड रिलीज द एक्सटिंग्विशर्स एजेंट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा थर्ड सीक्वेंस में आएगा। फिर यहाँ पर जो हमारा दिया गया है, इसके बाद जैसे ही हम उसको प्रेस करेंगे हैंडल को, जिससे हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स का जो पार्टिकल्स है वो बाहर आएगा। इसके बाद हम जो फायर के जो जहाँ पर हमारा आग लगा है वहाँ पर हम स्वीप करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हमारा फायर बुझ ना जाए। तो यहाँ पर स्वीप द फायर एक्सटिंग्विशर्स साइड टू साइड अक्रॉस द बेस ऑफ द फायर अंटिल इट अपीयर्स टू बी द फायर एक्सटिंग्विशर्स ऑफ फायर, यानी जब तक वो बुझ ना जाए। तो यहाँ पर जो सी वाला पार्ट है वो चौथे सीक्वेंस में आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बी वाला 1 ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर इस प्रकार जो सब को अरेंज करेंगे आप, तो बी डी ए सी निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द टॉर्क वैल्यू ऑफ CTRB कैप स्क्रू, यानी CTRB कैप स्क्रू के लिए जो टॉर्क वैल्यू है वो 40 kg मीटर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द साइज ऑफ चोक प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी ब्रेक वाल्व इन LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज में जो इमरजेंसी ब्रेक वाल्व में चोक प्रयोग किया जाता है वह होता है 8 mm का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ड्यूरिंग चेकिंग ऑफ कंटूर ऑफ अ नकल इन H टाइप CBC द कंटूर गेज इज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि H टाइप जो CBC है उसमें नकल जो कंटूर है उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले उसको क्लोज कंडीशन में रखेंगे नकल को, और उसके बाद हमारा जो कंटूर गेज है वह मस्त तौर पर पास होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ बोगी आइसोलेशन कॉक्स शुड बी प्रोवाइडेड इन ICF कोचेज, यानी ICF कोचेज में जो बोगी आइसोलेशन कॉक्स होते हैं वह प्रोवाइड होते हैं आइसोलेशन कॉक्स विथ वेंट्स के साथ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इसमें हमारा अलग अलग क्लास का फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हमारा एक्सटिंग्विशर्स है, और अगले में हमारा पेट्रोल अलग अलग पेट्रोल इलेक्ट्रिकली इक्विप्ड एनर्जाइज्ड फायर्स दिया गया है, वुड और पेपर्स दिया गया, पोटासियम दिया गया है। तो इसको हमें मैच करना है कि जो हमारा जो आइटम दिए गए हैं वो किस टाइप के फायर के साथ मैचेज करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ए क्लास के फायर्स है उसमें हमारा वुड और पेपर आ जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन हमारा बी और डी में दिया गया है। तो बी और डी हम इस यहाँ से पुट बाहर निकालेंगे। फिर यहाँ पर हम बात करें जो सेकेंड क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर्स है, इसके अंतर्गत हमारा पेट्रोल और डीजल आते हैं। तो यहाँ पर बी का संबंध हमारा 1 से हो जाएगा। तो बी का संबंध हमारा 1 से है। तो इस प्रकार का ऑप्शन भी हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लास सी टाइप में हमारा इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज्ड फायर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी का 3 से मैचेज हो जाएगा। जबकि क्लास डी एक्सटिंग्विशर्स में हमारा पोटासियम या जो मेटल वाले आइटम्स होते हैं हमारा सोडियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम वगैरह वो आते हैं हमारा क्लास डी फायर्स के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जब प्रश्न है, विथ रिगार्ड टू वेरियस टेस्ट कंडक्टेड इन अ टेस्ट रिग मैच द फ्लोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हम टेस्ट रिग में हम जो टेस्ट कराते हैं वेरियस टेस्ट,
उसमें जो करेक्ट हमारा सीक्वेंस होगा आंसर्स का उसको मैच कराना है। तो यहाँ पर हमारा कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है कि सेंसिटिविटी टेस्ट और इनसेंसिटिविटी टेस्ट जो ब्रेक एप्लीकेशन में किया जाता है। तो व्हेन द बीपी प्रेशर इज रिड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 0.6 kg/cm² इन 6 सेकेंड, तो उसे हम सेंसिटिविटी टेस्ट के तौर पर जानते हैं। इस तरह का हम देखेंगे कि सेंसिटिविटी टेस्ट हमारा जो है, तो इसमें हमारा जो होता है एक सेंसिटिविटी टेस्ट के दौरान उसमें हमारा ब्रेक अप्लाई होना चाहिए। तो ब्रेक शुड अप्लाई, यहाँ पर ए का कनेक्शन हमारा सी से बन जाएगा। सेकेंड में हमारा दिया गया है कि जब हमारा 0.3 kg का प्रेशर 60 सेकंड तक ड्रॉप किया जाता है तो इसमें हमारा ब्रेक अप्लाई नहीं होनी चाहिए, यानी ब्रेक नॉट बी अप्लाइड। यहाँ पर जो बी होगा वो उसका मैचेज हमारा 1 के साथ होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो थर्ड वाले है ग्रेजुएटेड एप्लीकेशन रिलीज टेस्ट, इसमें एप्लीकेशन के अंतर्गत हमारा जो बीपी प्रेशर है उसको डिक्रीज किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हमारा ब्रेक प्रेशर को बिल्ड करता है ताकि हमारा ब्रेक अप्लाई हो सके। तो यहाँ पर हमारा सी का कनेक्शन 2 से हो जाएगा। जबकि यहाँ पर हमारा है जो डी के अंतर्गत है वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा लीकेज है ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत प्रेशर में 5 मिनट के अंतराल में इमरजेंसी एप्लीकेशन कितना होना चाहिए, तो वह 0.1 kg/cm² से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डी का कनेक्शन हमारा 4 के साथ है। और वहीं इसके अलावा हम बात करें ग्रेजुएटेड एप्लीकेशन और रिलीज टेस्ट, यहाँ पर रिलीज टेस्ट के बारे में बोला जा रहा है। तो रिलीज टेस्ट के अंतर्गत हमारा बीपी प्रेशर को फिर से मेंटेन किया जाता है, जिससे हमारा ब्रेक प्रेशर जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर है वो रिड्यूस होता है और हमारा गाड़ी रिलीज होता है। तो यहाँ पर ई का कनेक्शन हमारा 5 के साथ हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें जो लीकेज टेस्ट है बीपी प्रेशर का और एफपी प्रेशर का, दोनों का कनेक्शन हमारा 6 के साथ होगा, जो कि 0.25 kg/cm² पर मिनट तक मैक्सिमम होता है लीकेज टेस्ट के तौर पर बीपी और एफपी दोनों के लिए। जबकि एच के लिए जो हमारा कनेक्शन है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन रिलीज टेस्ट मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर, यह ब्रेक सिलेंडर गेट फुल्ली रिलीज कंडीशंस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हम इस तरह के सारे ऑप्शन को जब मैच करेंगे तो हम इसमें पाएंगे कि जो हमारा ए का कनेक्शन था वो 3 के साथ था, फिर बी का कनेक्शन हमारा 1 के साथ था और सी का कनेक्शन 2 के साथ था। इस प्रकार का ऑप्शन हमारा बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं एनएमजी स्टैंड्स फॉर, तो एनएमजी होता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स। जब भी कोचेज जब पैसेंजर यानी 30-40 साल वगैरह जब यूजेज में हमारा कर लिया जाता है तो इसको हम गुड्स के तौर पर प्रयोग करते हैं, तो उसका नाम हमें एनएमजी के तौर पर न्यू मॉडिफाइड गुड्स के तौर पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर का उद्देश्य होता है फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है द मिनिमम और मैक्सिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA सिस्टम, यानी वाटर रेवजिंग एपरेटस के लिए फंक्शंस के लिए जो मिनिमम और मैक्सिमम एयर प्रेशर की रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होता है। तो जो वाटर रेवजिंग एपरेटस है उस मिनिमम जो प्रेशर होता है वो 0.35 kg/cm², और वही मैक्सिमम की अगर बात करिए तो वह 0.75 kg/cm² होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऐसा ए में मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी मिनिमम हमारा 0.35 और मैक्सिमम 0.75। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं प्राइमरी लॉक क्लियरेंस ऑफ बॉबारन डोर इच, यानी जो बॉबारन डोर यूज किया जाता है जिसमें प्राइमरी लॉक क्लियरेंस और सेकेंडरी लॉक क्लियरेंस होता है। यहाँ पर प्रश्न में प्राइमरी लॉक क्लियरेंस पूछे गए हैं तो यह होता है 5 mm। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं द सीटिंग कैपेसिटी इन CTZAC LWCTZAC आर गिवन एज, यानी जो CTZAC और LWCTZAC के लिए जो सीटिंग क्षमता होता है वो होता है 40 और 44। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द फुल फॉर्म ऑफ उदय। उदय का फुल फॉर्म होता है उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशंस यात्री। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस तरह का बी में मेंशन किया गया है, उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशंड यात्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, कथक डांस फॉर्म बिलोंग्स प्रीडोमिनेटली टू बीच स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है जो कथक डांस है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो कथक जो डांस है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, यूपी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर में मेंशन नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, नन। इसके अलावा अगर बात करें तमिलनाडु के लिए जो हमारा है वह भरतनाट्यम डांस प्रयोग किया जाता है। केरल के लिए मोहिनीअट्टम कथकली का प्रयोग किया जाता है, जबकि हमारा इसके अलावा अगर हम बात करें तो असम के लिए सतरिया, कश्मीर के लिए रौफ, आंध्र प्रदेश के लिए कुचिपुड़ी। ये सारे डांस जो है वो अलग अलग स्टेट के तौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द पंजाबी नोवेल पिंजर इज ऑथर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस ऑथर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पंजाबी नोवेल पिंजर है वह किस ऑथर के द्वारा लिखा गया है, जो कि भारत के ऑथर्स के तौर पर फेमस है। तो यहाँ पर हम बात करें जो पिंजर पंजाबी नोवेल है वो अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, विच वाज द फर्स्ट फुल्ली एसी ट्रेन। यानी फर्स्ट फुल्ली एसी ट्रेन कौन सा था। तो जो फर्स्ट फुल्ली एसी ट्रेन जो था वह था पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से दिल्ली के बीच चलाया गया था। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल एंथम। यानी नेशनल एंथम के बारे में जो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं वो कौन सा सही है, या यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इट वाज द फर्स्ट सॉन्ग ऑन 27 दिसंबर 1911 एट द कलकत्ता सीजन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नेशनल एंथम है वह पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता वाले सेशन में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें इसको गाया गया था। तो इसमें बात करें तो यह स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है, इसको एडॉप्ट किया गया था संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड है कि प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम इज अप्रॉक्सीमेटली 52 सेकेंड्स। यानी जो इसको बजाने का जो लगभग समय है नेशनल एंथम का वह 52 सेकेंड्स है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो गलत के लिए जो स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट के तौर पर चलेंगे। द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी ओरिजिनली इन बंगाली। तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो वंदे मातरम वाले जो हमारा नेशनल सॉन्ग था वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा तो कंपोज किया गया था, लेकिन वह बंगाली के बदले संस्कृत में वह कंपोज किया गया था। तो ये स्टेटमेंट ही हमारा गलत हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि चारों ऑप्शंस में हमारा एक खोजना था कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो पहले ही ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। इसके अलावा हम देखें सेकेंड, तो द सॉन्ग जन गण मन कंपोज्ड ओरिजिनली इन बंगाली बाय रविन्द्रनाथ टैगोर was adopted in Hindi version by the Constitutional Assembly on 24 जनवरी 1950 एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया।
यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो जन गण मन जो है ओरिजिनली बंगाली में कंपोज किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिसका हिंदी वर्जन है वो संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम ऑफ इंडिया के तौर पर इसको एडप्ट किया गया था। तो स्टेटमेंट हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सक्र एरा हैज ईस्ट फर्स्ट चैत्रा ऑफ 2 मार्च नॉर्मली ऑन द 21 फर्स्ट मार्च इन अ लीप ईयर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नेशनल कैलेंडर है वो भारत की वो बेस्ट है सक्र इरा के तौर पर, जो कि फर्स्ट चैत्र ऑन 22 मार्च और जो 21 मार्च है लीप ईयर का उस पर बेस्ड है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। जबकि लास्ट है कि डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग इन इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 122 जुलाई 2047 को अडॉप्ट किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर हम बात करें तो जो तीनों स्टेटमेंट बी सी डी हमारा सही है। यहाँ पर हमें नॉट गलत खोजना था, जो कि हमारा पहली स्टेटमेंट में है, जो कि बंगाली के बदले संस्कृत लैंग्वेज में हमारा वंदे मातरम को कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो द स्ट्रेंथ VS स्ट्रेंथ प्लॉट फॉर MS, यानी यहाँ पर माइल्ड स्टील के लिए यहाँ पर चार्ट दिया गया है स्ट्रेस VS स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा X पॉइंट को रिप्रेजेंट जो डिनोटेड किया गया वो किस चीज़ को डिनोट किया गया है। जो X पॉइंट्स है यहाँ पर वो हमें यील्ड पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है हु इज द हेड ऑफ IRIMEE जमालपुर, यानी जो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि जमालपुर के अंतर्गत है, उसका जो हेड होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं कि जो हमारा IRIMEE इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ दिस कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री डेट बैक टू द टाइम इट्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन अ टेक्निकल स्कूल व्हेन वाज द ट्रेनिंग स्कूल एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा IRIMEE जो इंस्टीट्यूट्स है वो भारत का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट के तौर पर है। इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो यह टेक्निकल स्कूल के तौर पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसको ट्रेनिंग स्कूल के तौर पर कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो सबसे पहले इसको 1888 में इसको ट्रेनिंग स्कूल के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है ऑन अक्टूबर 2018 ट्रेन 18 टर्न ऑफ फ्रॉम ICF एंड हैड अ स्पीड पोटेंशियल ऑफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ट्रेन 18 को लाया गया था ICF से बाहर अक्टूबर 2018 में, तो उसका जो स्पीड पोटेंशियल था वो 200 kmph तक था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है द ग्रेजुअल प्लास्टिक फ्लो ऑफ अ मटेरियल इंड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर और स्टैटिक मैकेनिकल स्ट्रेस विच आर जनरली लेस देन द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड एब्जॉर्ब्ड इन ऑल टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ग्रेजुअल प्लास्टिक फ्लो होता है मैकेनिकल इंड्यूस्ड का कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेस के द्वारा, वो जनरली लेस देन होता है यील्ड स्ट्रेंथ के मटेरियल्स के और ऑब्जर्व किया जाता है ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में, उसको कहा जाता है क्रीप कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है ऑक्यूपेशनल डिजीज
कॉम्स अंडर विच ऑफ WCA, यानी जो हमारा WCA जो है वह वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में लाया गया था। इसके द्वारा इसके अंडर में पूछा जा रहा है कि जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है वो कौन से शेड्यूल्स के अंतर्गत आता है। तो जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है वो मेनली पार्ट जो शेड्यूल 3 के तौर पर आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हमारा पार्ट ए, बी और सी के तौर पर अलग अलग डिजीज़ को मेंशन किया गया है, जिसमें ऑक्यूपेशनल जो डिजीज़ है वो हमारा शेड्यूल 3 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन इज कॉल्ड, जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे हम योंग मॉडुलस के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्रोजन इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन विथ मेटल टू इट्स सराउंडिंग्स कवरिंग इट इनटू मेटल ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड एंड सल्फाइड्स। द जनरल केमिकल रिएक्शन फॉर कोरोजन इज गिवन एज फॉलोज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा कोरोजन होता है वह एक केमिकल प्रक्रिया है ऑक्सीडेशंस का विथ मेटल के साथ सराउंडिंग्स के अंतर्गत। तो इसमें जो हमारा जो मेटल कवर होता है इसमें हमारा ऑक्साइड, कार्बोनेट्स या हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड्स होते हैं। तो नीचे जो हमारा एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है कोरोजन के लिए, तो इसमें हमारा XYZ के तौर पर क्या फील होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर हम बात करें अगर, तो हमारा यहाँ पर XYZ से डिनोट किया गया है Z, फिर यहाँ पर X और Y दिया गया है। तो इसके तौर पर हमें क्या रखना होगा, पुट करना होगा। चूँकि आप जानते हैं जब भी इक्वेशन होता है तो उसे हमें इक्वल फॉर्मेट में रखने की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर हम बात करें FE यहाँ पर दिया गया है, फिर हमारा यहाँ पर 3O2 दिया गया है, फिर यह पुट होकर हमारा 2FE और हमारा O यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ का जो हमारा लेफ्ट और राइट का जो रिएक्शन होता है वो दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 3O2 यानी 6O2 का हमारा रिक्वायरमेंट है। तो 6O2 के लिए हम अगर बात करें तो 2 हमारा मेजर पार्ट्स है, तो यहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे। तो इस तरह हमारा 6 ऑक्सीजन दोनों तरफ हमारा इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम बात करें तो हमारा 2FE दिया गया है। फिर यहाँ पर हम बात करें अगर तो X के तौर पर यहाँ पर हम बात करें 2 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारा 4 पुट करना होगा। इस प्रकार अगर बात करें हम तो 4E इक्वल है 4E का, और 6 हमारा O2 हमारा है और 6 O2 के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पर जो हम वैल्यू निकल कर आएगा वो हमारा X बराबर 2, Y बराबर 3 और Z बराबर हमारा 4 निकल कर आएगा। जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर C में ऐसा मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, टेम्परिंग रिफर्स टू कन्वर्जन फ्रॉम टू, यानी जो टेम्परिंग होता है वो कन्वर्जन होता है कहाँ से किससे किससे तक। तो जो टेम्परिंग इफेक्ट्स होते हैं वो हमारा मर्टेनाइट से जो फेराइट सेमेनाइट जो सेमेंटाइट होता है उसमें यह कन्वर्जन करता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द कोडल लाइफ ऑफ कन्वेंशनल कोचेज, डिपार्टमेंटल कोचेज एंड LHB कोचेज आर गिवेन इन ईयर्स, चूज द मोस्ट अप्रोक्सीमेट ऑप्शन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कोडल लाइफ है कन्वेंशनल कोचेज का, तो कन्वेंशनल कोचेज का जो कोडल लाइफ होता है वो 25 ईयर्स होता है। वहीं बात करें डिपार्टमेंटल कोचेज की, जो लाइट वेट के लिए लाइट यूजेज के लिए यूज किया जाता है, उसका जो कोडल लाइफ होता है वो 40 ईयर्स होता है। जबकि LHB कोचेज का जो कोडल लाइफ है वो 35 ईयर्स होता है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन में मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर 25 ईयर्स कन्वेंशनल कोचेज के लिए, 40 ईयर्स डिपार्टमेंटल कोचेज फॉर लाइट यूजेज
और जो 35 ईयर्स वाले जो कोडल लाइफ है वो एलएचबी कोचेज के तौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द कैपेसिटी ऑफ मेन रिजर्वायर ऑफ एयर स्प्रिंग सिस्टम इज डैश लीटर्स। यानी जो एयर स्प्रिंग सिस्टम में जो मेन रिजर्वायर होता है वो 150 लीटर का होता है, यानी 150 लीटर का यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इमरजेंसी स्प्रिंग कैपेसिटी इन 160 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग इज डैश लीटर्स। यानी जो 160 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग वाले जो इमरजेंसी स्प्रिंग कैपेसिटी होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 40 लीटर का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नंबर ऑफ लेबलिंग बल्ब फिटेड इन वन स्प्रिंग बोगी आर। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि वन एयर स्प्रिंग बोगी के लिए जो नंबर ऑफ लेबलिंग बल्ब होगा वो कितने की संख्या में होगा। चूँकि आप जानते हैं कि ये हमारा बोगी है, यहाँ पर हमारा सेकेंडरी बलस्टर जहाँ पर हमारा दोनों एक एक एयर बेल्लो लगे होते हैं, प्रत्येक एयर बेल्लो के लिए हमारा एक लेबलिंग बल्ब लगा होता है जिससे हमारा जो बेल्लो का लेबलिंग एडजस्ट किया जा सके। तो यहाँ पर टोटल पर ईयर जो बोगी होगा उसमें 2 की संख्या में लेबलिंग बल्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मोर देन 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप इन एयर स्प्रिंग फिटेड ट्रेन द रेस्ट्रिक्टेड स्पीड इज परमिसिबल अप टू डैश किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर एयर स्प्रिंग के साथ फिटेड ट्रेन में अगर प्रेशर ड्रॉप हो रहा हो 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के ज़्यादा से, तो उस केस में जो रेस्ट्रिक्टेड स्पीड होता है वह 60 kmph तक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्लियरेंस ऑफ चेक रेल ऑन द कर्व्स इन ब्रॉड गेज। यानी ब्रॉड गेज में जो कर्व्स पर चेक रेल्स का क्लियरेंस होता है वो होता है 44 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीबीसी नकल इज डिवाइडेड इनटू डैश जोन्स। यानी जो सीबीसी का नकल है उसको कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है, तो सीबीसी नकल्स को टोटल 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बीच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 डज स्पेसिफाई द पेनाल्टीज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अनुशासन एवं अपील नियम 1968 में लाया गया था, इसमें जो पेनाल्टीज को कौन सा रूल स्पेसिफाइड करता है, तो जो पेनाल्टीज है वह रूल 6 के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें रूल 9 के अंतर्गत जो मेजर पेनाल्टी के जो इम्पोजिंग करने के जो प्रोसेस होते हैं उसको यह रिप्रेजेंट करता है, जबकि रूल 11 के अंतर्गत जो माइनर पेनाल्टी होते हैं उसको इम्पोज करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल ऑन डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स पर नियम बनाने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं, तो वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत के राष्ट्रपति इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि वह डिसिप्लिन एंड अपील नियम रूल्स पर वह अपना रूल्स बना सके। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो हु इज़ द अथॉरिटी टू सैंक्शन स्पेशल डिजेबिलिटी लीव। यानी SDL जो होता है हमारा स्पेशल डिजेबिलिटी लीव, उसके सैंक्शन करने के लिए जो अथॉरिटी होते हैं वो ADRM होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच ऑफ द बिलो रिफर्स टू डेट सरप्लस, यानी डेट सरप्लस को कौन सा रिप्रेजेंट करता है। तो जो डेट सरप्लस है उसको हम बोलते हैं जिसको पिछले 24 महीनों में हमारा यूज में नहीं आया है और अगले 24 महीनों में हम इसको यूज में नहीं लिया जा सकता, वैसे आइटम को हम डेट सरप्लस स्टोर के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि देयर आर द आइटम विच हैव नॉट बीन इशूड फॉर एनी इंडेंटर ड्यूरिंग पास्ट 24 मंथ्स एंड नॉट लाइकली टू बी यूटिलाइज एनी रेलवे विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा डेड सरप्लस स्टोर के केस में। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन रेलवे ए कैटेगरी आइटम्स आर दोज विच आर, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि रेलवे में ए कैटेगरी आइटम्स कौन सा होंगे। तो जो हमारा टोटल 3 कैटेगरी के आइटम्स होते हैं, एक का जो वैल्यू है और इसमें आइटम परसेंटेज यहाँ पर लिख देते हैं। ए क्लास के लिए हमारा जो वैल्यू होता है वह 70% इसका टोटल कॉस्ट वैल्यू होता है, लेकिन आइटम परसेंटेज केवल 10% होता है। जबकि बी आइटम के लिए यह जो होता है वह 20% इसका वैल्यू टोटल वैल्यू होता है कॉस्ट का और 20% भी इसका आइटम परसेंट होता है। जबकि सी आइटम के लिए जो कॉस्ट वैल्यू होता है टोटल वैल्यू का वो 10% होता है, लेकिन जो आइटम परसेंटेज होता है वो 70% होता है। यानी जो यहाँ पर बात करें कि जो ए आइटम होता है 10% आइटम का वैल्यू 70% तक होता है। यहाँ पर इस प्रकार का जो मेंशन किया गया है वो ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है, यानी ऑल हाई कंजम्पशन वैल्यू आइटम विच रिप्रेजेंट 70% ऑफ टोटल इशू, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन न्यूटन mm स्क्वायर इज कितना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करें हम यहाँ पर तो जो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है वो इक्वल होता है 0.98 के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है द लेंथ ऑफ होज पाइप फ्रॉम ईयर स्प्रिंग टू डुप्लेक्स बाल्ब इज mm, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ईयर स्प्रिंग से जो डुप्लेक्स बाल्ब का होज पाइप का जो लेंथ होता है वो होता है 550 mm होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है द प्रिस्क्राइब्ड टॉर्क फॉर टाइटनिंग ऑफ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर एंड कंट्रोल आर्म आर गिवन एज, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो प्रिस्क्राइब्ड टॉर्क वैल्यू होगा टाइट करने के लिए प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर के लिए और कंट्रोल आर्म के लिए वो कितना होगा। तो प्राइमरी डैम्पर के लिए जो टाइटनिंग टॉर्क वैल्यू होता है वो 100 न्यूटन मीटर होता है, जबकि कंट्रोल आर्म के लिए जो होता है वह 340 न्यूटन मीटर होता है। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है द प्रिस्क्राइब्ड गैप बिटवीन फोनिक व्हील एंड स्पीड सेंसर ऑफ FTIL एल और नॉर ब्रेम से आर, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो फेवली वाले FTIL वाले जो हमारा और नॉर ब्रेम से वाले जो स्पीड सेंसर होते हैं और व्हील फोनिक व्हील के जो बीच गैप होते हैं वो कितने कितने होंगे। तो फेवली के लिए हमारा 1 से लेकर 2 का रेंज होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा और वहीं नॉर ब्रेम के लिए यह 0.9 से लेकर 1.4 के बीच के रेंज में होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सी क्लास ओडीसी सेल बी मूव्ड ड्यूरिंग, यानी सी क्लास ओडीसी का मूवमेंट केवल डे लाइट के दौरान किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक गियर पिन एंड बुशेज,
यानी जो ब्रेक गियर पिन और बुशेस के बीच जो मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस होता है वो 1.5 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द कंडमिंग व्हील साइज ऑफ साइज लिमिट इन LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज में जो कंडमिंग व्हील साइज होता है वो होता है 845 mm, यानी 845 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, स्टैंडर्ड पैकिंग पीसेज ऑफ ICF कोचेज, यानी ICF कोचेज का जो स्टैंडर्ड पैकिंग पीसेज होता है वह होता है 13, 26, 38 और 48 mm तक का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन ग्रॉस लोड कंडीशन द बॉडी बोगी क्लियरेंस इन नॉन AC और जनरल स्लीपर और कोचेज इज, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि बॉडी बोगी क्लियरेंस नॉन AC में और GS कोचेज में ग्रॉस लोड कंडीशन में कितना होगा। तो यह होता है 36 ± 3 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ग्रॉस वेट ऑफ WGS CZ AC कोचेज, यानी जो WGS CZ AC कोचेज के लिए जो ग्रॉस वेट होता है वो होता है 54.98 टन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ब्रेकिंग डिस्टेंस फॉर LHB कोच एट रेट 160 kmph, यानी LHB कोच अगर 160 किलोमीटर हो पर आवर्स की रफ्तार से चल रहा हो तो उस दौरान ब्रेकिंग जो डिस्टेंस होगा वो 1200 मीटर्स लगेंगे उसको ब्रेक होने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का पूछे गए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8 शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवन द इट इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज को 8वें अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है संविधान के, जबकि वह एक स्टेट्स का ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज किया जाता है, तो वह इंग्लिश ही होगा। इंग्लिश को अभी तक 22 बचाव जो है 8वें अनुसूची का उसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया गया है, जबकि वह अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज एडेड टू द 8 शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से 8वीं अनुसूची संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 21वां संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था लैंग्वेज को, वह सिंधी को लागू किया गया था। जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में लाया गया था उसमें सिंधी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था 22 बचाव के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 8 शेड्यूल्स डील्स विथ, यानी जो 8वीं अनुसूची वो डील्स करता है भाषाओं के साथ, जिसमें वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाओं इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हैज बीन गिवन स्टेटस एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो संविधान के कौन से अनुसूची के अंतर्गत हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो यह आर्टिकल 343 के फर्स्ट के तौर पर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, जबकि स्क्रिप्ट में देवनागरी लिपि को लिया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो ट्रू स्टेटमेंट्स है संविधान के हिंदी लैंग्वेज के पोजीशन के हिसाब से वो कौन सा होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हिंदी को देवनागरी
स्क्रिप्ट में लिखा जाता है विद द देवनागरी फॉर्म्स न्यूमेरिकल्स टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ये स्टेटमेंट सही है। जबकि जो सेकेंड स्टेटमेंट में बताया गया है कि इट वाज डिसाइडेड दैट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज वुड कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर द ऑल द ऑफिशियल पर्पस। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो सेकेंड स्टेटमेंट के अंतर्गत यह डिसाइड किया गया था कि जब हमारा संविधान की शुरुआत हुआ था उससे 10 ईयर्स के जगह पर यहाँ पर हमारा 15 ईयर्स यानी 1965 के बाद या इंग्लिश के तौर पर कंटिन्यू यूज होता। तो यहाँ पर 10 ईयर्स मेंशन किया गया था, जो कि स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर केवल और केवल ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड प्रोविजन रिगार्डिंग ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी लैंग्वेज। यानी हिंदी लैंग्वेज जो है संविधान के अंतर्गत वह इंसर्ट किया गया था किस प्रोविजन के द्वारा, तो वह 58 जो हमारा अमेंडमेंट 1987 के अंतर्गत आया था उसके द्वारा इसको इंसर्ट किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स। यानी जो हमारा संसदीय कमेटी होता है वो टोटल 30 मेंबर्स का कमेटी होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसमें टोटल 20 हमारा लोकसभा का, 10 हमारा राज्यसभा का मेंबर्स होते हैं और इसके चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द मेंबर्स ऑफ कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज आर इलेक्टेड रेस्पेक्टिवली बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मेंबर्स होते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज का वो इलेक्ट किए जाते हैं हाउस मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल के द्वारा और द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बाय नॉमिनेशन या वोटिंग के द्वारा या रैंडम सिलेक्शन के द्वारा या अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशंस बाय द मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के द्वारा। तो यहाँ पर अगर बात करें मगर तो जो ये सिलेक्शन किया जाता है वो जो हमारा सिस्टम का प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशंस है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के द्वारा, उसके द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द प्रोविजंस रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत के उसको अमेंड किया जा सकता है कौन से प्रोविजंस के संबंधित में। तो इसको जब भी अगर अमेंडमेंट करना हो तो 2/3 मेजॉरिटी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा इसको अमेंड करने के लिए। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द उर्दू लैंग्वेज इज स्पोकन। यानी कौन से स्टेट्स में उर्दू लैंग्वेज को बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके अलावा भी आपके पास कोई ऐसा पेपर है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।